गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे कमांडोज ने, बच्चों ने, फॉलोअर्स ने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि सर हार्ड वर्क जो है, आप बार बार कहते हो कि हार्ड वर्क करो, कठोर परिश्रम करना जी सफलता के लिए। हमको ये समझ में नहीं आता कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर तब भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो हम इस बात को लेके बहुत कन्फ्यूज है कि हार्ड वर्क जैसी कोई चीज़ जो है वो सफलता दिला सकती है। ठीक है, देखो बेटा, एक बात पक्की है कि ये तो निश्चित है कि हार्ड वर्क करने वाले टैलेंटेड व्यक्ति को भी हरा सकते हैं, पर ये कोई रूल नहीं है कि टैलेंटेड व्यक्ति हार्ड वर्क करने वाले को हरा दे। याद रखिएगा, जिंदगी का उसूल है कि हार्ड वर्क करने वाला टैलेंटेड को हरा सकता है, पर टैलेंटेड हार्ड वर्क करने वाले को हरा दे, इसकी संभावना कम होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये हार्ड वर्क वर्ड का मतलब ही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सारी किताबें हमने उठाई और सिर के ऊपर रखी और घर के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। मम्मी ने पूछा बेटा क्या कर रहा है, बेटे ने बोला मम्मी मैं ना सारे कोर्स की किताबें अपने सिर पर रखकर घर के गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ जब तक कि मैं थक ना जाऊँ, जब तक कि मैं जो है वो थक कर चूर ना हो जाऊँ, क्योंकि यही तो हार्ड वर्क है। गीतेंद्र सर ने कहा था। मम्मी बोले कि तुम्हारा टीचर तो पागल हो गया। ठीक है, तुम्हारे गुरुजी एकदम जो है वो मंद बुद्धि है, ये कोई हार्ड वर्क होता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने एक्सट्रीम लेवल पे जाके बात बता दी, हमको तो सच में बताओ आपकी हार्ड वर्क क्या होता है। देखो बेटा, समझो बात को ध्यान से। जो भी आपका मिशन है, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, जो भी सफलता आपको अर्जित करनी है, उस सफलता के लिए आपके पास नंबर एक प्लान होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए कि आप कब क्या कितना पढ़ेंगे, कैसे कोर्स को अपना पूरा करेंगे, कैसे आप एमसीक्यूज लगाएंगे, कैसे आप जो है वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैसे आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। यू मस्ट हैव ए प्लान, एक प्लान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा नंबर 2 ये है कि उस प्लान को फॉलो करने के लिए आपके पास में ईमानदारी होना चाहिए। जब आप ऑनेस्ट होते हैं अपने प्लान के लिए, आपको पता है कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं और इतने दिन में मुझे जो है वो ये कोर्स पूरा करना है, ये सारे एमसीक्यूज लगाने हैं, तो याद रखिए कि एक बड़ी पुरानी हिंदी कहावत है, जब जागे तब सवेरा, कि जब आपने ठान लिया है तब से ही आपके दिन बदलना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको उस प्लान को ईमानदारी से फॉलो करना है, और उस प्लान को जब आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं और उस दौरान आपको जो है कोई भी दिन, नो डेज ऑफ, ठीक है, कोई भी आलस्य नहीं करेंगे। किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में हम अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाएंगे, मतलब पीछे नहीं आएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम बस आगे बढ़ते रहेंगे। यही हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क का मतलब होता है ईमानदारी से किए जाने वाले प्रयास। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं किताबों का ढेर सिर पर लेके गोल गोल चक्कर लगा लिया या छत पर से जो है वो उल्टे पाँव करके लटक गए कि भैया हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम किताब हाथ में पकड़ कर, तो ये हार्ड वर्क नहीं होता है। हार्ड वर्क का मतलब है कि एक योजना है, उस योजना को जो है वो इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, और किसी भी दिन आप विश्राम नहीं कर रहे हैं, हर दिन आप लगे हुए हैं, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मन में कोई भी तरह का भाव हो, आप मशीन के समान व्यवहार कर रहे हैं और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं जब तक कि आपको मंजिल ना मिल जाए। आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, आप में पागलपन का एक पुट है, लोग तमाम तरह की बातें कहते रहेंगे, आप नहीं सुनेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, आप बस वही हार्ड वर्क है। आई बात समझ में? तो हार्ड वर्क ये होता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात, ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पूरे सफ़र में हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, क्लरिकल एग्ज़ाम हो, वॉट एवर द एग्ज़ाम के, हर एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी अपने स्वयं के प्रति ईमानदारी। ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ईमानदार रहिए। देखो, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मन जानता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, हमारा मन जानता है कि हमने कहाँ पर प्रयास कम किए थे, कहाँ पर हमारे प्रयासों में कमी रह गई थी। जो लोग कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया था तब भी नहीं हुआ, वो झूठ बोलते हैं। आप में से यदि कोई ऐसा बोलता है ना सर मैंने तो सब कुछ किया था तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो बेटा मैं यकीन के दावे के साथ कह सकता हूं कि आप झूठ बोलते हैं, आपने झूठ बोला है। मेरी बात कड़वी है, बुरी लगेगी, दिल पर चुभेगी, और हो सकता है आप अभी इसको वीडियो को बंद करके चले भी जाएं आप। ठीक है, लेकिन दिमाग में गूंजेगी। मैंने कहा ना, दिमाग में गूंजेगी। याद रखिए, जिनके ख्वाब बड़े और मस्त होते हैं, सुनना ध्यान से के, जिनके ख्वाब बड़े और मस्त होते हैं उन्हीं के इम्तिहान ज़बरदस्त होते हैं। जिनके ख्वाब बड़े और मस्त होते हैं उन्हीं के इम्तिहान ज़बरदस्त होते हैं।
यदि आपकी जीवन में बड़ी कठोर परीक्षा चल रही है, मतलब आपके ख्वाब बड़े हैं और आप उसे हासिल करने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं और आप एक दिन हासिल कर लेंगे। तो ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो ईमानदारी पे एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी सुनी थी कि एक राजा था। हमारे हिंदुस्तान की कहानियाँ ऐसी शुरू होती है, एक राजा था, ठीक है। तो एक राजा था, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, खूब सारा उसके बड़ा राज्य उसके पास था, खूब धन था, खूब शोहरत था, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि उसके जो है वो एक भी संतान नहीं थी। उसकी कई रानियां थीं पर एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं था। उसके सिंहासन का कोई वारिस नहीं था कि उसके बाद कौन सिंहासन संभालेगा। तो राजा ने बहुत सोचा, लोगों ने कहा भाई अपने छोटे भाई के बेटे को सिंहासन दे दो या अपनी बहन के बच्चे को देखो। तो राजा ने कहा नहीं, मैं सिंहासन देना चाहता हूँ किसी योग्य बच्चे को। अब योग्य बच्चे की तलाश शुरू हुई कि भाई क्या कैसे करें। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि काम करो, इस नगर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो भी 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन सबको इकट्ठा करो, मैं उन सब बच्चों में से सबसे योग्य बच्चे को छांटूंगा मैं, ठीक है। अब राजा ने सारे बच्चे अब इकट्ठे हुए, उनको कहा कि देखो भाई ऐसा है, आप में से किसी एक बच्चे की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि वो इस राज्य का राजा बनेगा। आप में से किसी एक बच्चे की किस्मत में वो चीज़ है कि आप इस राज्य के मालिक बन सकते हैं और आप पब्लिक का, आम जनता का ध्यान भी आप रखेंगे। मतलब आप में से एक ऐसा होगा जिसको इतिहास याद रखेगा। सारे बच्चे एकदम, क्योंकि हर व्यक्ति, राजा का तो बड़ा वैभव होता है, हर व्यक्ति, उसके बच्चे के माता पिता भी बोल रहे थे बेटा जा जा तू राजा बन जाना, अटके। बच्चे सब खड़े हुए हैं एकदम अलर्ट होकर कि भाई अब राजा क्या बोले। राजा ने कहा कि मैं आप सब लोगों को एक एक बीज दूंगा, एक एक सीड दूंगा, एक एक सनफ्लावर का सीड दूंगा, सूरजमुखी का बीज दूंगा एक एक मैं आप सब बच्चों को। सारे बच्चे उस सीड को जो है वो अपने घर में एक गमला बनाएंगे, उसमें लगाएंगे, उसकी देखरेख करेंगे। क्योंकि आप जब अपने बीज की देखरेख कर सकते हैं तो आप मेरे राज्य की देखरेख कर सकते हैं, मेरी जनता की देखरेख कर सकते हैं और आप इस राज्य को संभाल सकते हैं। क्योंकि आप अभी छोटे हैं, यदि आप में एक पौधे को संभालने की जिम्मेदारी आ गई तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा, सूरजमुखी का, सनफ्लावर का एक सीड दूंगा। आप सारे बच्चे जो है उसको संभालना, उसको देखना और 6 महीने के बाद सारे बच्चे अपना अपना गमला लेके यहाँ आएंगे और उस गमले का मैं निरीक्षण करूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हेल्दी होगा, बड़ा होगा, उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। सारे बच्चे खुश कि भाई तो काम आसान है, इसमें तो मम्मी पापा भी हेल्प कर देंगे हमारी, थोड़ा खाद डालने में, थोड़ा सब। अब सारे बच्चों को एक एक सनफ्लावर का सीड मिल गया। सारे बच्चे, तकरीबन मान लीजिए 100 बच्चे थे, वो 100 बच्चे अपने घरों में गए, उन्होंने एक एक गमला लिया, गमले में सीड को लगाया, उन्होंने बहुत पानी दिया, ध्यान रखा उसका, खाद वाद भी डाला, ठीक है। एक बच्चा ऐसा था, उन 100 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतना मेहनत किया उसने, 10 दिन हो गए, अंकुर तक नहीं निकला, 25 दिन हो गए, कुछ नहीं निकला। लेकिन वो अपने गमले की देखरेख करता रहा, उसे इस उम्मीद में कि शायद कभी कुछ हो जाए इसमें। अब पूरे के पूरे 6 महीने होने आ गए। वो 6 महीने रोज अपने गमले की दुखी मन से, एकदम दुखी था कि देखो मेरा तो पौधा ही नहीं लगा यहाँ पे, लेकिन चूंकि मैंने, राजा ने मुझे दिया है तो मैं इस बीज की देखरेख करूंगा और इसको मैं गमले की देखरेख करूंगा। 6 महीने के बाद सारे बच्चे इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंच गए। अब वहाँ पे जो 100 बच्चों में से 99 बच्चे थे, किसी के गमले में 2 फीट का पेड़ था, किसी के गमले में 4 फीट का पौधा था, किसी पैसे का अलग अलग साइज, किसी के में फ्लावर भी लगे होते। तो सारे बच्चे देख रहे थे, अरे इसका प्लांट कितना बड़ा है, जरूर यही राजा बनेगा, अरे इसका इतना, चलो कम से कम ये थोड़ा छोटा सेनापति तो बन जाएगा, ये देखो इसका कितना, अरे शायद इसका पौधा बहुत हेल्दी है, ये राजा बनेगा। एक बच्चा बेचारा उदास अपना गमला लेके खड़ा हुआ था जिसमें कोई बीज, कोई भी अंकुर नहीं, कोई पौधा नहीं, खाली गमला। राजा आया, राजा ने सबके पौधे देखे और उस खाली गमले वाले बच्चे को तरफ दिखा, इशारा किया, बुलाया पास, इधर आओ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है। उसने कहा कि राजा, मैंने, आपने जो सीड दिया था, मैंने उस बीज को उस गमले में बोया, मैंने उसका ध्यान रखा और मैं तब से रोज़ गमले का ध्यान रखता रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने उसमें रोज़ वाटरिंग भी किया है, मैंने मिट्टी को उल्टा पलटा भी मैंने किया, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलता है, मैंने नहीं, पौधा नहीं निकला इसमें से। शायद मेरा बीज खराब था जो आपने, लेकिन मैं उस बीज को बदल नहीं सकता था क्योंकि आपने मुझे बीज दिया था वो। राजा ने बोला, यही वो बच्चा है जो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, यही वो बच्चा है जिसको मैं राज्य सौंपूंगा और ये राजा बनेगा। अब सारे बच्चे एकदम अचंभे में, बच्चों ने शोर भी किया,
उसका तो पौधा भी नहीं उगा है, ऐसे कैसे वो राजा बनेगा? राजा ने कहा, देखो भाई ऐसा है, मैंने आप सबको एक एक जो सीड दिया था वो स्टेराइल सीड था, उससे पौधा नहीं लग सकता था। मैंने आप सबको जो 100 बच्चों को जो 100 बीज दिए थे ना, हर बीज उसका ऐसा था जिससे पौधा लगना संभव नहीं था। वो स्टेराइल था, बद्ध सीड था, उससे नहीं लगेगा पौधा। लेकिन आप में से 99 लोगों के या तो माता पिता ने या आप खुद ने उस सूरजमुखी के बीज को बदल दिया। आपने कहा राजा ने दिया, नहीं लग रहा है, चलो दूसरा बीज लगा लेते हैं इसकी जगह पे, वही तो सूरजमुखी का पौधा है, तो आपने वो लगा किया। इसलिए आप 99 लोग आप बेईमान हैं। आपने जो है राजा बनने के लिए आपने सोचा कि पौधा जल्दी बढ़े, पौधा बढ़, तो आपने क्या किया, आपने मेरे वाले बीज को बदल कर आपने अपना वाला बीज लगा दिया और आपने उस पौधे की देखरेख की। मैं मानता हूँ देखरेख की आपने, लेकिन आपने बेईमानी की है। आपने, इस बच्चे ने वो बेईमानी नहीं की, क्योंकि इसको पता भी नहीं था कि इसको लग रहा था कि आप सबके बीज लगे, इसका बीज ही खराब है, लेकिन तब भी इसने उसकी देखरेख की। कहने का मतलब ये है कि जीवन में सबसे बड़ा गुण है ईमानदारी, और तुम 99 लोग बेईमान हो। तो कई बार जीवन में हम वो बच्चा 6 महीने तक उदास रहा कि मेरी ईमानदारी का मुझे कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा है, मैं इतना कोशिश करता कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो राजा बन गया। ऑनेस्टी से बड़ी कोई पॉलिसी नहीं होती है। ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, समाज के प्रति ईमानदार रहिए, देश के प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदारी का मतलब है अपने कर्तव्यों का पूरे बोध के साथ में निर्वाह करना, जो कहा गया है उसको फॉलो करना, और जो है वो देश के योगदान के बढ़ने में अपना योगदान देना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।